हेलो एवरीवन, मैं अभिनव शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं लेट मी कोड के इस चैनल पर, जहां पर हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं सी लैंग्वेज के डेटा टाइप्स के बारे में। तो हमारे जो सी लैंग्वेज है इसके अंदर हमारे डेटा टाइप्स क्या होते हैं उसके बारे में सीखेंगे, हम एस्केप सीक्वेंस के बारे में जानेंगे और भी बहुत कुछ वेरिएबल्स के बारे में जानने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और इससे पहले अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है सी के ऊपर तो वो जाके आप देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आपको ऊपर राइट कॉर्नर पर आई बटन पर भी उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। तो ये वीडियो में हम देख रहे हैं कि जो हमारी सी लैंग्वेज है उसके अंदर जो हमारे डेटा टाइप्स होते हैं, डिक्लेरेशन आर वेरिएबल्स। सी प्रोग्रामिंग डेटा टाइप्स आर डिक्लेरेशंस फॉर वेरिएबल्स, यानी कि जो हमारी सी लैंग्वेज है इसके अंदर जो हमारे डेटा टाइप्स हैं वो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने में यूज़ होते हैं। इसका मतलब अभी समझेंगे हम। और दिस डिटरमाइंस दी टाइप एंड साइज ऑफ डेटा, यानी कि जो हमारा डेटा टाइप्स है इसी की वजह से हमें पता चलता है कि हमारा किस तरीके का डेटा, यानी कि जो डेटा है उसका क्या टाइप होने वाला है, वो नंबर होगा या कोई अल्फ़ाबेट होगा या स्ट्रिंग होगी। ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं हमारे डेटा टाइप से, वेरिएबल की इन्फॉर्मेशन। यानी कि अब अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखें तो यहाँ लिखा हुआ है इंट माई वेर। तो जो हमारा डेटा टाइप है वो यहाँ पर है ये इंट। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो ये माई वेर वेरिएबल है ये हमारा इंटीजर टाइप का है। अब इनका साइज क्या होता है इंटीजर का, क्या सारी चीज़ें वो आगे की स्लाइड में हम समझेंगे। लेकिन यहाँ तक की मेन बात यही है कि जो हमारा वेरिएबल है इसकी इन्फॉर्मेशन यानी किस तरह का होगा वो हमें इस डेटा टाइप से पता चलता है। हेयर माई वेर इज़ अ वेरिएबल ऑफ इंटीजर टाइप एंड द साइज ऑफ इंटीजर इज़ 4 बाइट। तो यहाँ पर आपको पता है कि हमारा इंटीजर का जो साइज़ होता है वो 4 बाइट्स का होता है। जनरली ये 2 और 4 बाइट्स होता है, ये मशीन के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ मशीन्स पे ये 2 बाइट का होता है, कुछ पे 4। बट आजकल की जो न्यू मशीन्स हमारी आती हैं, कोई न्यू मशीन का मतलब यहाँ पर सिस्टम्स हैं, तो उनके ऊपर ये जनरली 4 बाइट्स का ही होता है। तो ये आपको पता चल गया। और इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि जो हमारा डेटा टाइप होता है इसी से हमारे वेरिएबल की चीज़ें पता चलती हैं। तो ये अब आपको क्लियर होगा। और हमारे जो डेटा टाइप्स हैं वो ये कुछ होते हैं बेसिक डेटा टाइप्स: इंटीजर, कैर, फ्लोट, डबल, शॉर्ट इंट, अनसाइंड इंट, लॉन्ग इंट, लॉन्ग इंट। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमारे पास इतने इनकी क्या ज़रूरत है। तो आप देखिए कि जो हमारा इंटीजर है ये हमारी एक लिमिट तक ही वैल्यूज़ स्टोर कर सकता है। इसका साइज़ हमारा एटलीस्ट यानी कि 2 से 4 बाइट तक का ही होता है। और ये फॉर्मेट स्पेसिफायर, इसकी बात अभी हम करते हैं, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं साइज़। कैरेक्टर का साइज़ हमारा 1 बाइट का होता है, फ्लोट का साइज़ हमारा होता है 4 बाइट का, डबल 8 बाइट का, शॉर्ट इंट 2 का होता है, अनसाइंड इंट ये 2 का भी होता है, 4 का भी हो सकता है, अनसाइंड इंट हमारा 2 और 4 का हो सकता है, लॉन्ग इंट हमारा 4 और 8 का हो सकता है, लॉन्ग इंट हमारा 8 एटलीस्ट, मतलब ये 8 या 8 से ज़्यादा का हो सकता है। तो अब इससे पहले अगर मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर बताने से पहले आपको ये बता दूं कि ये एक लिमिट तक डेटा स्टोर कर सकते हैं, यानी कि कुछ नंबर तक। जैसे मैं इसकी जनरली अभी डिजिट भूल गया, मैं आपको स्क्रीन पर यहाँ शो हो रही होगी अब यहाँ पर। तो जो हमारा इंटीजर है वो इतनी डिजिट तक की डेटा स्टोर कर सकता है। अब उसके बाद का डेटा हमें स्टोर करना है तो हम उसके लिए कुछ और यूज़ करेंगे, जैसे लॉन्ग इंट या लॉन्ग इंट। हमारे डेटा कितना बड़ा है उस हिसाब से हम अपना ये यूज़ करते हैं जो हमारे डेटा टाइप्स हैं। जो हमारा कैरेक्टर है ये हम अल्फ़ाबेट्स के लिए, स्ट्रिंग्स के लिए यूज़ करते हैं, और हमारा फ्लोट हम डेसिमल वैल्यूज़ के लिए, डबल हम बड़ी वैल्यूज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम समझते हैं हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है यानी कि जब आप अपने, अभी इसको हम कोड करके देखेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर, तब आप ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। यानी कि आप समझ लिए डिनोशन कि हमें अगर हमारे पास कोई इंटीजर डेटा है, लेट से मैंने बताया यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया माई वेर, इसके अंदर लेट से मैं कुछ वैल्यू रख देता हूँ 4, ये यहाँ से हटा देता हूँ, तो इसके अंदर वैल्यू है 4। तो मैं ये डायरेक्ट माई वेर से एक्सेस नहीं कर सकता इसको, तो मुझे कुछ डिनोट करना पड़ेगा कि यहाँ पर एक इंटीजर वैल्यू है। तो उसके लिए हम %d का साइन यूज़ करते हैं, जिससे पता चलता है हमारे कंपाइलर को कि यहाँ पर हमें इंट टाइप की वैल्यू मिलने वाली है, या %i भी यूज़ कर सकते हैं उसकी जगह। और उसके बाद कैरेक्टर के लिए हमारा %c है, फ्लोट के लिए %f, LF हमारा डबल के लिए है। तो ये हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं जिनसे हमारे कंपाइलर को पता चलता है कि किस डेटा टाइप की वैल्यू यहाँ पर आने वाली है। इसको अभी हम कोड करेंगे तब आप इसको और अच्छे से समझ जाएंगे। तो ये हमारे डेटा टाइप्स थे, वो कौन से थे ये आपको पता चल गया। अब उसके बाद यहाँ पर और भी हमारे डेटा टाइप्स हैं। देखिए लॉन्ग इंट, ये हमने पिछली स्लाइड में देख लिया। अनसाइंड लॉन्ग इंट, अनसाइंड लॉन्ग इंट, इनकी ये सिर्फ इसीलिए होता है कि आप डेटा और कितना, किस तरह का कितना बड़ा डेटा स्टोर करना है, तो उन्हीं सब के लिए ये हमारा डिपेंड करता है स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट पर मैं अगर आपको बताऊं कि अगर आप अभी कॉलेज में हैं तो कॉलेज के प्रोस्पेक्टिव से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप यूज़ करने वाले हैं इंटीजर, कैरेक्टर,
फ्लोट, और हो सकता है आप डबल यूज़ कर लें कभी कभार। और कभी अगर आपके पास बहुत ज़्यादा बड़ा डेटा आ गया, यानी अब अगर आप आगे चलेगा कॉम्पिटिटिव कोडिंग वगैरह कर रहे हैं तो आपको लॉन्ग इंट आप यूज़ कर सकते हैं। तो बाकी मोस्टली यही 4-5 आप डेटा टाइप सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे जब तक आप कॉलेज लेवल तक हैं, और इनका आपको पता होना चाहिए। और फॉर्मेट स्पेसिफायर ये सब कॉलेज के सिलेबस के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये हमारा ये भी एक कॉलेज के सिलेबस के लिए ही है ये वाली चीज़ भी, कि हमारे जो सी के डेटा टाइप्स होते हैं जनरली 3 टाइप के होते हैं। डेराइव डेटा टाइप होते हैं, प्राइमरी होते हैं और यूज़र डिफाइंड होते हैं। यूज़र डिफाइंड का मतलब होता है यानी कि जो यूज़र खुद डिफाइन करता है डेटा। तो चलिए उसकी बात अभी हम बाद में करते हैं। पहले हमारे डेराइव्ड डेटा टाइप्स होते हैं पॉइंटर्स, फंक्शंस और एरेज। इनको हम आगे अपने ढंग से पढ़ने वाले हैं अपने लेक्चर्स में। और जो अभी तक हमने देखा है वो हमारा प्राइमरी डेटा टाइप, ये भी 3 टाइप के होते हैं, हमारा इंटीजर डेटा टाइप, वॉइड और फ्लोटिंग वैल्यू। तो ये हमारे मोस्टली यही हमारे जो हैं, आप इंटीजर, कैरेक्टर, वॉइड, फ्लोट और डबल ये सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे। और ये हम चीज़ें सीखेंगे, ये भी आपका मतलब यहाँ पर जो भी आपको चीज़ें स्क्रीन पर दिख रही हैं सी के डेटा टाइप्स में, ये सारी की सारी चीज़ें आप यूज़ करने वाले हैं बहुत ज़्यादा। और यही जनरली आपकी जो सिलेबस, आपका कॉलेज सिलेबस, वो इसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। तो अब मैं आपको बता दूं ये पॉइंटर ये सब तो हम जब पढ़ेंगे तब उसके बारे में समझेंगे। लेकिन यूज़र डिफाइंड डेटा क्या होता है, यानी कि कई बारी आपके पास क्या है कि जो आपके पास डेटा टाइप्स मौजूद हैं, आपका डेटा उसमें फिट नहीं हो सकता। लेट्स से कि अगर आप स्टोर करना चाहते हैं किसी इंसान का डेटा या स्टूडेंट का डेटा, तो आपको स्टोर करना है उसका स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस। तो इसमें आपके 4 तरह की फील्ड आएंगी। तो आपके पास ऐसा कोई डेटा टाइप नहीं है जिसके अंदर आप ये चारों चीज़ यूज़ कर सकें। आप या तो नंबर स्टोर कर सकते हैं या नेम स्टोर कर सकते हैं। तो उसके लिए हम अपना अलग ही एक डेटा टाइप बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर या फिर यूनियन या न्यूमरेशन और टाइप डेफ। इनमें से कुछ भी आप बना सकते हैं, मोस्टली आप स्ट्रक्चर ही बनाएंगे। और जिनको अगर आप C++, पाइथन, जावा ऐसी अगर किसी लैंग्वेज के बैकग्राउंड से है तो आप क्लास के नाम से जानते हैं। जनरली कॉन्सेप्ट इनका सेम होता है। तो इस चीज़ का यही है कि आपका यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स बनते हैं। इनको भी हम जब पढ़ेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। तो जनरली ये चार्ट आप याद कर लीजिए अगर आप कॉलेज के सिलेबस के लिए इसकी पढ़ाई कर रहे हैं तो ये आपके लिए, तो उस हिसाब से आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हमारे वेरिएबल्स की कि वेरिएबल क्या होते हैं। तो टू इंडिकेट द स्टोरेज एरिया ईच वेरिएबल शुड बी गिवन अ यूनिक नेम आइडेंटिफायर। वेरिएबल्स नेम आर जस्ट द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मेमोरी लोकेशन फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ पर हमने इतनी जो ये इंग्लिश लिखी है इसका मतलब क्या है कि वैसे जनरली हमारी सबकी यही आदत होती है, हम इतनी इंग्लिश पढ़ना नहीं चाहते। तो बेसिकली मैं ये बताऊँ, वेरिएबल का मतलब यहाँ लिखा हुआ है कि जो वेरिएबल होता है वो एक स्टोरेज का एरिया होता है और जिसको आपको यूनिक नेम देना होता है ताकि वो मेमोरी में अलग से पहचाना जा सके। अब इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से आपके पास यहाँ पर ये एक मेमोरी है, ये आपकी पूरी मेमोरी है। अब आप यहाँ पर प्रोग्राम बना रहे हैं, यहाँ पर ये आपका क्या है, प्रोग्राम। आपने यहाँ पर कुछ लाइनें लिखी हैं, ये लाइन कैसे खींची गई, तो ये आपने पूरी लाइनें खींची हैं यहाँ पर, यानी कि ये लाइनें खींची नहीं है, लाइनें लिखी हैं तो प्रोग्राम की। तो यहाँ पर आपने एक लाइन लिखी है, ये हम ये ले लेते हैं आप कि इंट प्लेयर स्कोर इज इक्वल टू 95। अब जो हमारा कंपाइलर है वो इस 95 को स्टोर करने के लिए कहीं पे उसको लोकेशन चाहिए, तो वो इस मेमोरी में ही स्टोर करेगा। लेकिन जब आपने उसको यहाँ बताया ही नहीं, यहाँ पर तो आप इंट प्लेयर और स्कोर यूज़ कर रहे हैं, तब उसको पता चल रहा है कि हाँ ये इसका डेटा टाइप इंटीजर है, मुझे यानी कि 4 बाइट्स की मेमोरी एलोकेट करनी है अपनी जो मेमोरी है इसके अंदर, तो और ये हमारा प्लेयर स्कोर के नाम से हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में तो आपके लिए सिंपल है कि मेमोरी जो आपकी ये है इसके अंदर क्या हुआ, एक आके यहाँ ब्लॉक बन गया जिसके अंदर यानी कि ये 4 बाइट का डेटा स्टोर कर सकता है और जिसका नाम हो गया यहाँ पर आप समझ लीजिए कुछ इसका एड्रेस होगा और ये समझ लीजिए इसका यहाँ पर नाम हो गया कुछ प्लेयर स्कोर जो भी यहाँ पर है, तो उस हिसाब से यहाँ पर मेमोरी में एलोकेट हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये वेरिएबल नेम और ये डेटा टाइप नहीं लिखेंगे, लेट से आपने यहाँ नहीं लिखा हुआ है ये, तो आपका ये 95 कहाँ से यूज़ करेंगे, आपका प्रोग्राम किस जगह से यूज़ करेगा, नहीं कर सकता। तो इसीलिए हम वेरिएबल बनाते हैं ताकि हम अपने प्रोग्राम के अंदर डेटा को मेमोरी में स्टोर कर सकें, ताकि हम उसको अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकें। तो आई थिंक ये चीज़ अब क्लियर हो गई होगी आपको। तो यहाँ पर यही चीज़ लिखी हुई है, प्लेयर स्कोर इज़ अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंट, हियर द वेरिएबल इज असाइंड एन इंटीजर 95। तो हमारे वेरिएबल में जो वैल्यू असाइन करते हैं वो मेमोरी में जाके स्टोर हो जाती है, जो कि हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन तक मेमोरी में रहती है, तब तक हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और अब हम देखते हैं जो हमारे रूल्स और नेमिंग कुछ वेरिएबल्स की है कि इसमें कुछ कन्वेंशन होती है, वही जो हमने वैसे बात की थी पिछली वीडियो में। अ वेरिएबल नेम कैन ओनली हैव लेटर्स बोथ अपर केस एंड लोअर केस, यानी कि आपके वेरिएबल नेम में यही आपके लोअर केस और अपर केस के लेटर्स ही होने चाहिए, वरना आपको एरर देगा। और फिर हमारा द फर्स्ट लेटर ऑफ वेरिएबल शुड बी ईदर अ लेटर और अंडरस्कोर, यानी कि आपका वेरिएबल नेम लेटर या अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए, डिजिट से नहीं होना चाहिए, कोई स्पेशल कैरेक्टर से नहीं होना चाहिए। और बाकी ये चीज़ हमने आइडेंटिफायर में पढ़ रखी है, तो ये सारी चीज़ें हम आप एक बार दोबारा वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। अब है हमारा कि जो हमारा द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन बी चेंज,
कि हमारे पास एक वेरिएबल है लेट्स से सी एच, इसकी वैल्यू है हमारी ए, इसको हम बाद में मन चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं सी एच की वैल्यू 1 तक या फिर आई तक। तो हमारे वेरिएबल की वैल्यू हम अपने प्रोग्राम में कहीं भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपका ये चीज़ याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये नोट आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिया है कि जो हमारा सी इज़ ए स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज, स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज है, इसका मतलब है कि जो सी लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल बनाते हैं उनका आप डेटा टाइप नहीं चेंज कर सकते। आपने एक बार ही डिक्लेयर कर दिया कि हमारा नंबर है ये इंटीजर टाइप का होगा, तो आप उसको दोबारा इसको फ्लोट नहीं कर सकते, ये आपको एरर देगा इस चीज़ में और आपका कंपाइलर कन्फ्यूज़ रहेगा और आपको दिक्कतें आएंगी। तो इस तरह की आपको चीज़ नहीं करनी है। आप सी लैंग्वेज में अगर आप कोड बनाएंगे, आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो आप एक ही बारी में उसको ऐड करिए, आपको दोबारा यूज़ करना है तो आप दूसरा वेरिएबल बनाइए। तो आपका इसका ये डेटा टाइप नहीं चेंज कर सकते। लेट्स से ये इंट है और ये फ्लोट है, तो आप इस इंटीजर को फ्लोट में नहीं कर सकते। नंबर का डेटा चेंज कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर क्या लिख दूँ कि यहाँ पर मैं 100 सेव कर दूँ, तो इसके अंदर ये नंबर में 100 आ जाएगा, लेकिन ये भी इंटीजर ही होना चाहिए, तभी यहाँ पर इसको आप फ्लोट नहीं ले सकते। तो ये चीज़ अब आपको क्लियर हो गई होगी। अब जो हमने चीज़ें करी हैं इसको हम कोड में भी करके देखने वाले हैं। तो उससे पहले हम एक ये एस्केप सीक्वेंस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हमारे एस्केप सीक्वेंसेस का मतलब होता है ये हमारे कुछ स्पेशल कैरेक्टर होते हैं जो कुछ अलग टास्क परफॉर्म करने के काम आते हैं। लेट्स से बैक स्पेस बी है, ये हमारा बैक स्पेस के लिए काम आता है। ये हमारा जो बैकस्लैश एफ है ये हमारा नॉर्मल फीड के आता है। आप मोस्टली यूज़ करेंगे सबसे ज़्यादा बैकस्लैश एन, ये हमारा न्यू लाइन के काम आता है। और बाकी आप देख लीजिए जो भी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं, तो और ये डबल बैकस्लैश यूज़ करते हैं हम एक बैकस्लैश प्रिंट करने के लिए। तो ये चीज़ें आपको मतलब समझ आ जाएंगी, आप धीरे धीरे कोड करेंगे। तो अब लेट्स से हम चलते हैं अपने कंपाइलर के ऊपर और हम कुछ चीज़ें जो हमने यहाँ करी है वेरिएबल नेम और ये सारी चीज़ें बना के देखते हैं तो क्या होता है। सो हम अपनी कंपाइलर की स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पर मैं इसका जो हमारा स्टार्टर कोड है वो लिख देता हूँ, हैश इंक्लूड stdio.h और फिर हैश इंक्लूड हैश यहाँ पर इंक्लूड conio.h, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर अपना इंट मेन एक फ़ंक्शन बनाता हूँ और उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हमने एक फ़ंक्शन तो बना लिया। अब अपने को क्या करना है, ये चीज़ हमने पिछले अपने प्रोग्राम में यानी पिछली वीडियो में हमने समझी थी कि क्या है। अब हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं, अब हमने पढ़ा क्या क्या है कि जो हमारा वेरिएबल नेम है, तो पहले वेरिएबल नेम के ऊपर बात कर लेते हैं। तो लेट्स से हमारा वेरिएबल जो डेटा टाइप है इंटीजर, मैंने कोई वेरिएबल बनाया नंबर, तो इंटीजर नंबर हमने वेरिएबल बना लिया है। अब इसको मैंने यहाँ पर ये डिक्लेयर कर दिया है। अब इसका यूज़ भी तो कहीं होना चाहिए, तो इसका लेट्स से मैं इसको वैल्यू एक दे देता हूँ 10। तो इस तरह से हम अपने जो वेरिएबल हैं वो डिक्लेयर करते हैं, नंबर देते हैं, उसके बाद सेमीकोलन लगाते हैं। अब आपको प्रिंटएफ फंक्शन के बारे में मैंने बताया है पहली वीडियो में, पिछली वीडियोज़ में। तो यहाँ पर हम प्रिंटएफ फंक्शन को यूज़ कर लेते हैं और हम प्रिंट करते हैं, लेट्स से नंबर को प्रिंट करना चाहते हैं, नंबर। तो यहाँ पर अब क्या होता है देखते हैं। तो मैंने अब इसे प्रोग्राम को रन किया तो यहाँ पर एक एरर आ रही है, इंटीजर टू कांस्टेंट कैरेक्टर। ये यहाँ पर जो भी एरर आ रही है आप देखिए कि कन्वर्जन कर रहे हैं हम यहाँ पर नंबर की। तो यहाँ पर ये हमारा प्रोग्राम यानी कंपाइलर तो समझ ही नहीं रहा। अब यहीं पर हमारी बात आती है जो मैंने बात की थी फॉर्मेट स्पेसिफायर की। तो वहाँ पर अब हमें यूज़ करना है कि हमें यहाँ पर क्या प्रिंट करना है। हमारे पास एक इंटीजर टाइप का डेटा है जिसको हम प्रिंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा %t और आपको लिखना पड़ेगा ये कोट्स के अंदर। इस तरह से आपको इसको डबल कोट्स के अंदर लिखना होगा, फिर आप कॉमा लगाएंगे और आप अपनी वैल्यू देंगे नंबर, यानी कि मैं नंबर को प्रिंट करना चाहता हूँ जो कि इंटीजर है। अब इसे मैं रन करूँ तो देखिए आपका आउटपुट स्क्रीन पर आ जाएगा 10। यहाँ पर ये देखिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपके पास एक से ज़्यादा वैल्यू है तो आप क्या करेंगे। तो यहाँ पर हम दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर फ्लोट टाइप का एक यहाँ पर डिक्लेयर कर लेता हूँ वेरिएबल और इसका मैं नाम रख देता हूँ वेर लेट्स से, और इसके अंदर मैं वैल्यू पास कर देता हूँ 5.2। तो इसके बाद अब मुझे क्या करना है, अगर मुझे इसे प्रिंट करना है तो मुझे इसी के अंदर इसको कॉमा लगा के लिखना होगा %f। तो इसे पता चल जाएगा हमारी ये फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू है, और उसी सीक्वेंस में मुझे यहाँ लिख देना होगा कि जो मेरे वेरिएबल का नाम है। तो जिस सीक्वेंस में आप यहाँ पर लिखेंगे, ये पहला आपका क्या आएगा, इंटीजर आपको प्रिंट करना है, फिर आपको %f प्रिंट करना है, फिर आपको नंबर प्रिंट करना है, फिर वेरिएबल प्रिंट करना है। तो इस तरह से उसी सीक्वेंस में, यानी कि आप जिस सीक्वेंस में आप इसके अंदर यहाँ पर आप इसके स्पेसिफायर लिखेंगे, उसी तरह आपको यहाँ पर उसी सीक्वेंस में आपके वेरिएबल के नाम लिखने हैं। तो अब इसे रन कीजिए, देखिए आपका ये प्रिंट हो गया है
10 और कॉमा 5 पॉइंट जो 222 है। अब यहाँ पर ये 2 के बाद इतना जीरो क्यों है, ये चीज़ हम बाद में समझने वाले हैं कि किस लिए है। तो और उसके बाद आप यहाँ पर कॉमा लगाएं ना लगाएं कोई बात नहीं है, लेकिन आप यूज़ कर सकते हैं। तो हमने कुछ एस्केप सीक्वेंसेस के बारे में पढ़ा था, तो उस एस्केप सीक्वेंस का यहाँ यूज़ करके देखते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर जो ये मेरा पहला वेरिएबल है %d इंटीजर और दूसरा है फ्लोटिंग वैल्यू, इनके बीच में मैं अगर \n लगाऊँ जो हमारा एस्केप सीक्वेंस हमने देखा था, तो क्या होता है देखिए। तो इसको अगर मैं लगा के रन करूँ तो आपका जो ये पहला आपका प्रिंट हुआ, उसके बाद न्यू लाइन में आपका दूसरा वेरिएबल चला गया, तो ये न्यू लाइन में प्रिंट करने के काम आता है। अब इसी तरह आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप यहाँ से इसको उसके बाद यहाँ भी आप \n लगा दें, तो जो आपका वहाँ पर आ रहा था क्या कि ये देखिए जो आपका ये आ रहा है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, ये आपका यहाँ नहीं आएगा, ये आपका नेक्स्ट लाइन में आएगा। तो देखिए ये आपका यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में आ गया। तो इस तरह से आप अपने आउटपुट को और अच्छे से कर सकते हैं ये सारी चीज़ें लगा के। तो अब हमने देखा था कि जो हमारे वेरिएबल हैं इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। तो अब देखते हैं इसकी वैल्यू कैसे चेंज होती है। अब मैं देखूँ यहाँ पर कि जो मेरा नंबर है उसकी वैल्यू मैं यहाँ पर कर देता हूँ 50। तो अब मैं यहाँ पर इसको %d प्रिंट कर रहा हूँ, तो देखते हैं इसकी वैल्यू क्या यहाँ पर 50 प्रिंट होगी या नहीं। तो अब मैं अगर इसे रन करके देखूँ प्रोग्राम को, तो अब देखते हैं क्या होता है। तो मैंने इसे रन किया तो देखिए हाँ इसकी वैल्यू 50 हो गई है, यानी कि जो मेरा नंबर था उसकी वैल्यू 10 से 50 चेंज हो चुकी है, क्योंकि हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अब लेट्स से मैं इसी नंबर को यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इसे डबल करना चाहता हूँ, यानी कि डबल डेटा टाइप, इसका डेटा टाइप चेंज करना चाहता हूँ। तो और वैल्यू इसके अंदर मैं यही रहने देना चाहता हूँ, लेट्स से 10, या फिर मैं इसकी वैल्यू देना ही नहीं चाहता। तो अब देखते हैं क्या होता है। देखिए आपको एरर आ गया कि कन्फ्लिक्टिंग डिक्लेरेशन डबल नंबर। अब क्या है, अगर आप इसके अंदर कोई वैल्यू भी देंगे, लेट्स से मैं डालूँ 50, तो भी आपको वही सेम एरर आने वाली है कि आपको ये नंबर जो है हैज़ प्रीवियसली डिक्लेरेशन एज इंटीजर। तो जो आपका ये वेरिएबल नंबर है ये आपका पहले नंबर के तौर पे डिक्लेयर हो चुका है, तो आप इसका जो डेटा टाइप है ये चेंज नहीं कर सकते। तो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें अब क्लियर हो गई होंगी, आपको बेसिक चीज़ें पता चली होंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको ये वीडियो का कंटेंट समझ आया, तो आप वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।